घमंडी चित्रकार। ये कहानी शुरू होती है ग्रीस के एक शहर एथेंस से, जो अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मेरा मतलब है वहाँ के चित्रकारों के कारण प्रसिद्ध है। उनमें से एक प्रसिद्ध चित्रकार एडवर्ड था। वह इतने सजीव चित्र बनाता था कि देखने वाले धोखा खा जाते थे। वे वास्तविकता और चित्रकारी में फर्क नहीं कर पाते थे। हाँ, तो ये एडवर्ड की आर्ट स्टोर है, जहाँ दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। इन सब चित्रों को देखो मारिया, ऐसा लगता है जैसे एडवर्ड ने इनमें जान डाल दी हो। वो एक महान कलाकार है। एक बार उसने सेबों का चित्र बनाया। वे इतने ज्यादा सजीव लगते थे कि देखने वाले पहचानने में गलती कर बैठते। यहाँ तक कि एक चिड़िया उड़कर अंदर आई और उन्हें सचमुच का सेब समझकर खाने की कोशिश करने लगी। ये देखकर एडवर्ड बहुत खुश हुआ। अन्य सभी लोगों ने भी प्रशंसा की और कहा कि उसने एक अद्भुत चित्र बनाया। अरे तुमने देखा, वो चिड़िया उसे एक असली सेब समझ रही है। उसकी कला अद्भुत है, उसका कोई जवाब नहीं। अपने चित्र की इतनी तारीफ सुनकर धीरे धीरे एडवर्ड घमंडी होता चला गया। हाँ, ये सच है कि मैं बिल्कुल सजीव चित्र बनाता हूँ और लोग मेरी चित्र की इतनी तारीफ करते हैं। ये सब झूठे तो नहीं हो सकते। मतलब मैं इस दुनिया का अब तक का सबसे महान कलाकार हूँ। मुझे खुद पर गर्व है। उसी शहर में सार्जेंट नाम का चित्रकार रहता था, जो एडवर्ड की तरह ही सजीव चित्र बनाता था, पर उसे अपनी कला पर घमंड नहीं था। एक दिन वह अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात मार्को से हो गई। हाय सार्जेंट, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुमसे। हाँ, वो मैं थोड़ा बिजी था। पर क्या तुमने सुना? एडवर्ड ने अपने आप को दुनिया का सबसे महान चित्रकार घोषित कर दिया है। उसका मानना है उसके जैसा चित्रकार ना कभी था, ना कोई है और ना कोई होगा। मुझे नहीं पता उसे क्यों इतना घमंड है अपनी कला पर। खैर, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। इसके बाद मार्को वहां से चला जाता है। सार्जेंट वही खड़े खड़े सोचने लगता है, क्या वास्तव में एडवर्ड इस दुनिया का सबसे महान चित्रकार है? अगर ऐसा है तो मुझे उसकी एक परीक्षा लेनी चाहिए। इसके बाद सार्जेंट को एक विचार आता है कि क्यों न एडवर्ड को अपने घर बुलाया जाए और वहां उसकी परीक्षा ली जाए। इसके बाद सार्जेंट अपने घर की ओर जाने लगता है और घर पहुंचकर वह एडवर्ड को कॉल करता है। हाय एडवर्ड, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाना चाहता था ताकि मैं जान सकूं कि मेरी कला में अभी कितनी कमी है। क्या तुम अपना कुछ कीमती समय मुझे दे सकते हो? हाँ, ठीक है। वैसे तो कल मैं खाली नहीं हूँ, पर 2-3 दिन में तुम्हारे घर आता हूँ। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद सार्जेंट एक बच्चे का चित्र बनाता है जो बहुत सजीव प्रतीत हो रहा था और वह उसी के ऊपर एक जालीदार पर्दा पेंट कर देता है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो ऊपर से लगाया गया हो। कई दिनों बाद एडवर्ड उसके घर आता है। सार्जेंट उसके स्वागत के लिए आता है और उसके बाद उसे डाइनिंग रूम में ले जाता है। दोनों में काफी देर तक बातें होती रहीं। इसके बाद वह एडवर्ड को अपने साथ आर्ट गैलरी में ले जाता है और उसे वह तस्वीर दिखाता है और कहता है, देखो एडवर्ड, यह वही तस्वीर है जिसके बारे में मैंने फोन पर तुमसे बात की थी। क्या यह तस्वीर वास्तविक लग रही है? एडवर्ड काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा और फिर कहता है, अरे, इस तस्वीर से पर्दा तो हटाओ ताकि ये अच्छे से दिख सके और मैं इसे जज कर सकूं। एडवर्ड, यह कोई वास्तविक पर्दा नहीं है, बल्कि मैंने खुद इसे बच्चे के ऊपर चित्र में बनाया है। ये सुनकर एडवर्ड बहुत दुखी हुआ और कहा, वाकई
मेरी कला में अभी कमी है। मेरी तस्वीर देखकर पक्षी धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो नासंभ है, पर मैं तो एक कलाकार हूं। फिर भी मैं तुम्हारे चित्र को नहीं समझ सका। वाकई मुझ में कमी है। मैं इस पर और काम करूंगा। इसके बाद एडवर्ड वहां से चला जाता है। इसके बाद एडवर्ड अपने घर पहुंचा और सोचने लगे कि कोई उससे बेहतर तस्वीर कैसे बना सकता है। अब एडवर्ड को सार्जेंट से जलन होने लगी और वो सोचने लगा कि वो सार्जेंट से बेहतर तस्वीर बनाएगा। इसके बाद एडवर्ड एक तस्वीर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा और अंततः उसने एक बच्चे की तस्वीर अंगूर के साथ बनाई, जो वाकई बहुत वास्तविक प्रतीत हो रही थी। उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए और लोगों ने उस चित्र की काफी तारीफ की। उसी समय एक चिड़िया उड़कर अंदर आई और वो अंगूर खाने की कोशिश करने लगी। ये सब देखकर एडवर्ड दुखी हो गया। ही एडवर्ड, तुम दुखी क्यों हो गए? तुमने तो बिल्कुल सजीव तस्वीर बनाई है। ऐसी तस्वीर तो कोई भी नहीं बनाता। हाँ, ये सच है कि ये तस्वीर बिल्कुल वास्तविक लग रही है, पर सिर्फ अंगूर वास्तविक लग रहा है, वो बच्चा वास्तविक नहीं लग रहा। क्योंकि आमतौर पर चिड़िया बच्चों को देखकर उड़ जाती है, पर यहां ऐसा नहीं हुआ। वाकई मेरी कला में अभी बहुत कमी है। मैं इसे सुधारने पर काम करूंगा। इसके बाद एडवर्ड ने अपनी कला को सुधारने पर ध्यान दिया। स्वप्न का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर गांव था, जहां सोहन नाम का एक युवक रहता था। सोहन ने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था, लेकिन अब तक उसकी नौकरी नहीं लगी थी। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। वो अकेला ही इस दुनिया में रहता था। सोहन एक नेक दिल और सच्चा इंसान था। वो हमेशा सबकी मदद करता था। अरे दादी माँ, इस उम्र में इतना भारी गट्ठर उठाना ठीक नहीं। लाइए, मुझे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। काफी शाम हो गई है, आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। चलिए मेरे साथ आइए। इसके बाद सोहन ने लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पर रखा और बूढ़ी औरत के साथ चल दिया। एक रात जब सोहन सो रहा था, तो उसके सपने में एक परी प्रकट हुई। परी ने कहा, सोहन, तुम एक नेक दिल और सच्चे इंसान हो और हमेशा सबकी मदद करते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। कल सुबह होते ही तुम अपने पड़ोसी गांव माधोपुर चले जाना। वहाँ एक पुराना पुल है, जहाँ तुम्हारी अच्छी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुबह होते ही सोहन उठा और सोचने लगा, क्या मुझे वास्तव में माधोपुर गांव जाना चाहिए या फिर ये सिर्फ एक स्वप्न है? क्या वाकई वहाँ के पुराने पुल पर मेरी अच्छी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है? अगर ये सच हुआ तो शायद मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लूं। कम से कम मुझे एक बार तो वहाँ जाना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वो घर से निकल गया। जल्द ही वह माधोपुर गांव पहुंच गया और फिर वो उसी पुराने पुल के पास पहुंचा जिसके बारे में परी ने बताया था, और पुल के पास ही खड़ा हो गया तथा लोगों को आते जाते देखता रहा। ऐसे ही लोगों को आते जाते देखते देखते शाम हो गई और उसे अपनी अच्छी किस्मत के बारे में कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सोहन ने निर्णय लिया कि वह 2-3 दिन और रुकेगा। उसने रात एक सराय में बिताई।
सुबह होने पर वो पहले की तरह पुल के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसे ही वो 2-3 दिन करता रहा। रोज पुल के पास जाता, पूरे दिन खड़ा रहता और शाम को चला जाता। रात सराय में बिताता। एक दिन जब वह पुल के पास खड़ा था, तो पास की दुकान का मालिक उसके पास आया और बोला, भाई, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। रोज यहाँ खड़े रहते हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं भाई, कोई परेशानी नहीं। कुछ रात पहले मुझे सपना आया था कि माधोपुर के पुराने पुल पर मेरी अच्छी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। तभी से मैं रोज यहाँ आता हूँ, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। लगता है वो एक सपना ही था। मैंने उसे वास्तविक समझकर भूल कर दी। ये सुनकर दुकानदार हंसने लगता है। अरे भाई, तुम पागल तो नहीं? मुझे भी कुछ दिन पहले सपना आया था कि रामपुर गांव में एक सोहन नाम का युवक है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर सोहन ने सोचा, ये तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है। उसने बोलना चाहा कि हाँ, मैं ही वो इंसान हूँ, पर वह चुप रहा। और आगे पता है क्या दिखा मुझे? उसके खेत में 2 पेड़ों जो आमने सामने हैं, उनके बीच में खजाना गड़ा हुआ है। क्या मैं भी उस सपने को सच मान लूं? इतना सुनते ही सोहन चुपचाप वहां से निकल गया और अपने घर पहुंच गया। इसके बाद उसने तुरंत फावड़ा लिया और खेत में पहुंच गया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ गहरा खोदने पर ही उसे सोने और जवाहरात से भरा हुआ संदूक मिला। उसने फावड़ा एक तरफ रखा और संदूक को उठाया, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर तक उसे देखता ही रहा। इसके बाद वो संदूक लेकर घर आया और बैठकर सोचने लगा कि कैसे इस धन का उपयोग किया जाए। और उसी क्षण उसे अपनी माँ की शिक्षा याद आई, बेटा, कभी भी धन कमाओ, या फिर चाहे वो धन तुम्हें दूसरों से प्राप्त हुआ हो, उस धन का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करना। कभी भी गलत कर्मों में धन का उपयोग मत करना। इसके बाद सोहन को ये विचार आया कि वह इस धन का उपयोग स्कूल खुलवाने में करेगा, क्योंकि उसके गांव में कोई भी स्कूल नहीं था। छह महीने बाद, भाई, तुमने बहुत अच्छा किया जो ये स्कूल खुलवा दिया, वरना तो गांव में स्कूल की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? मैंने भी तो कष्ट उठाया है स्कूल न होने पर। आज जब मैं स्कूल बनवाने के योग्य हूँ तो बनवा दिया। इसमें शुक्रिया की क्या आवश्यकता? ये तो मेरा अपने गांव के प्रति फर्ज था। सोहन ने बाकी बचे हुए पैसों से शहर में कपड़ों की दुकान खोली और सुकून से जीवन व्यतीत करने लगा। मछुआरे का लालच। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन उसकी नाव तेज आंधी तूफान के कारण नदी में बह गई। वह किसी तरह नदी के किनारे पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने अपनी नाव को पानी में डूबते हुए देखा। और दुखी होकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसे देखा तो कहा, क्या हुआ जी? आप इतने दुखी मन से घर क्यों आ रहे हैं? कोई मछली नहीं मिली क्या? नहीं भाग्यवान, बात मछलियों की नहीं, नाव की है।
तेज आंधी तूफान और बारिश के कारण मेरी नाव पानी में बह गई। ये सुनकर पत्नी के होश उड़ गए। कोई बात नहीं जी, नाव डूब गई तो क्या हुआ? आप जंगल से लकड़ी लाकर दूसरी नाव बना लीजिए। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा। मैं तुरंत ही जंगल के लिए निकलता हूँ। मछुआरा रात को ही लकड़ी लेने के वास्ते जंगल निकल गया। जंगल के अंदर जाने के बाद रामू रास्ता भटक गया। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा कि तभी उसे दूर एक घर दिखाई पड़ा। वह उस घर के पास गया और दरवाजा खटखटाया। अरे बेटा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दादाजी, मैं एक मछुआरा हूँ। नाव बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल आया था, पर यहाँ खो गया। बस एक रात का आश्रय चाहिए। इसके बाद वह मछुआरा दादाजी के साथ घर के अंदर जाता है। सुनो बेटा, मैं अंदर से तुम्हारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करता हूँ। तब तक तुम यहीं आराम करो और कृपया अंदर मत आना। इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति अंदर चला जाता है। रामू ने सोचा, दादाजी मुझे अंदर जाने से क्यों रोक रहे थे? अंदर जरूर कोई रहस्य है। रामू दबे पाव उस कमरे की ओर गया जिसमें बूढ़ा व्यक्ति गया था और खड़े होकर चुपचाप पूरा दृश्य देखने लगा। उसने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने एक टोपी ली और उसे पहनने के बाद वो गायब हो गया। इसके बाद उसने भी वैसा ही किया। उसने भी एक टोपी उठाई और पहन ली। टोपी पहनते ही उसने अपने आप को एक महल में पाया। ओह, तो तुम यहाँ से खाना चुराते हो? तभी तो मैं सोचूं कि इस घने जंगल में तुम अपने भोजन का प्रबंध कैसे करते हो। अरे तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें मना किया था। इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तुम मुझे मत बताओ कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तुम जाओ, मैं तो रात भर यहीं रुकूंगा। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहूंगा। तुम जाओ। मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी देता हूँ, यहाँ से चलो वरना बुरी तरह फंस जाओगे। इसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है और रामू खाने के मजे लेने लगता है। इसके बाद वो वही आराम करने के लिए लेट जाता है, पर कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक सिपाही उसे पकड़कर राज दरबार में ले जा रहा है। मेरे महाराज, यही वह व्यक्ति है जो रोज रात को आपका खाना चुराता है। ओह, तुम ही हो जो रोज रात को खाना चुराते हो। तुम्हें पता है तुम हमसे खाना मांग लेते, हम तुम्हें मुफ्त में दे देते, पर तुमने खाने के लिए चोरी की, जो हमारे राज्य में सबसे बड़ा गुनाह है। इसके लिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। नहीं नहीं महाराज, ऐसा न करे। मेरी पत्नी घर पर मेरी राह देख रही होगी। नहीं, हमने कह दिया तो कह दिया, तुम्हें सजा दी जाएगी, वरना इस तरह और भी लोग जुर्म करेंगे। अच्छा महाराज, मेरी मरने से पहले एक ख्वाहिश है। जो टोपी मैं यहाँ पहन कर आया था, वही टोपी मुझे आखिरी बार पहनाई जाए। इतनी छोटी इच्छा जरूर पूरी होगी। जाओ सिपाही, इसकी टोपी लेकर आओ। इसके बाद एक सिपाही टोपी लेकर आता है। ये लीजिए महाराज, यही वो टोपी है जिसे ये पहनकर आया था। और जैसे ही रामू को टोपी पहनाई जाती है, रामू अपने आप को अपने घर में पाता है। उसकी पत्नी उसे देखती है तो कहती है, अरे तुम गए नहीं? अभी तक यहीं खड़े हो? तुम तो जंगल जाने वाले थे। हाँ, लेकिन मैं कल सुबह चला जाऊंगा। काफी रात हो गई है। क्या पता रात में कोई मुसीबत मेरा इंतजार कर रही हो। भलाई का फल। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक शांत और समृद्ध गांव था। वहाँ एक नवयुवक अशोक अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उनके पास खेती योग्य थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें अशोक मन लगाकर मेहनत करता था।
अभी काम करके बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, इसके बाद उठूंगा तो काम करूंगा। इसके बाद अशोक एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आराम करने लगता है। अशोक के इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें 2 वक्त का भरपेट भोजन नसीब नहीं होता था। अरे दादी माँ, आप बैठी क्यों हैं? आप भी मेरे साथ खाना खाइए ना। अरे नहीं बेटा, तू खा, मैंने सुबह खाया था, अभी तक पेट भरा हुआ है। तू काम करके आया है, तुझे भूख लगी होगी। अरे दादी माँ, इतना ज्यादा खाना है, हम दोनों खा लेंगे। नहीं बेटा, तेरा खाना ज्यादा जरूरी है। तू दिन रात मेहनत करता है, ऐसे ही कम खाना खाएगा तो कैसे चलेगा? अरे दादी माँ, तुम इन सब चीजों की चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ खाना खाओ। अब तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, चल फिर खा लेती हूँ। इसके बाद दोनों दादी पोते खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह अशोक अपने खेत की ओर जा रहा था कि तभी वह रुक जाता है और एक बूढ़ी औरत को देखता है जो रो रही होती है। वह उसके पास जाता है। अरे दादी माँ, आप यहाँ अकेली बैठी रो क्यों रही हैं? क्या आपको कोई तकलीफ है? मुझे बताइए, आपको क्या परेशानी है? कुछ नहीं बेटा, कई दिनों से बहुत भूखी हूँ, खाने को एक दाना भी नहीं मिला है मुझे, और ऊपर से ये गांव वाले जो अपमान करते हैं वो अलग। आप किस गांव से हैं दादी? मैं पास के माधवगढ़ से हूँ। अच्छा, तो लोग आपका अपमान क्यों करते हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं नीच जाति से हूँ, इसलिए कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता और मुझे गांव से भी निकाल दिया गया है। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरे खाने का डिब्बा, आप इसका खाना खा लीजिए और बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं आपको अपने घर ले चलूंगा, जहां आप आराम से रह सकेंगी और कोई भी आपका अपमान नहीं करेगा। क्या तुम सच कह रहे हो बेटा? हाँ दादी माँ, रुकिए, ये खाने का डिब्बा मैं खोल देता हूँ। इसके बाद अशोक टिफिन खोलने में व्यस्त हो जाता है। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अरे तुम घबराओ नहीं, वह बूढ़ी औरत मैं ही थी। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। तुमने अपनी भूख के बारे में न सोचकर जिस तरह निस्वार्थ भाव से मुझे खाना और रहने के लिए घर देने का वादा किया, उससे तुम्हारी दयालुता सिद्ध होती है। तुम्हारी इस दयालुता के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। यह लो, यह एक जादुई कटोरा है। इसके बाद अशोक वह कटोरा ले लेता है। ये तुम्हें हमेशा भोजन प्रदान करेगा। जो भी पकवान तुम इससे कहोगे, ये तुम्हें बनाकर दे देगा। इतना कहने के बाद वह परी गायब हो जाती है। इसके बाद अशोक अपने खेत जाता है और दिन भर कड़ी मेहनत से काम करता है। शाम को वह कटोरा लेकर घर आता है। अरे बेटा, ये तू चमकती हुई सी क्या चीज लाया है? अरे माँ, ये एक जादुई कटोरा है जिसे एक परी ने दिया है। इससे मैं जो भी खाने को मांगूंगा, ये वही सब दे देता है। रुको, मैं अभी दिखाता हूँ। इसके बाद अशोक अपने मन में कुछ कहता है और जब आंखें खोलता है तो देखता है कि उसमें अच्छा सा पकवान रखा हुआ है। इसके बाद दोनों मजे से पकवान खाते हैं और फिर कभी भी उन्हें खाने की कमी नहीं होती।